दुगने जोर से लग जाइए और कल को हो सकता है आप इसे एक कदम आगे जाओगे, तृतीय श्रेणी अध्यापक बन रहे हो आज, हो सकता है आपका एक भर्ती में नहीं हुआ है, अगले माह फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे। ये सारी कमी आप पूरी हो जाएगी। सकारात्मक ही रहना, इसमें आपको डबल डोज मिलती है। इसमें अभ्यास की तरह महत्वपूर्ण रहता है। अभ्यास आप पढ़िए, पहले तो कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो, सबसे पहला काम होता है जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपके पास में। स्टूडेंट ऐसा करते नहीं है, सिलेबस आपके पास में हो, सिलेबस आपके सामने दीवार पर चिपकाया हुआ हो, अब उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, टेक्स्ट बुक लाइए, मूल किताबें पढ़िए, स्वयं के नोट्स बनाइए, उसके बाद ओल्ड पेपर देखिए, ऑब्जेक्टिव पेपर देखिए। तैयारी आपकी बेहतर है और आपका 100% चयन होगा। आप 50 जनों से सलाह लेते हो, करते कुछ हो नहीं, मार्गदर्शन लेने के लिए घूमते रहते हो। प्राय कहते हैं कि आप हमसे आप गाइडेंस कीजिए, कोई गाइडेंस यूँ कोई पोर्टली नहीं, आप सीधी पकड़ा दी लेकर रवाना हो गए। गाइडेंस तपस्या है जो तो आपको करनी होगी। स्वर्ग कौन जाएगा? जो स्वयं जाएगा। अब मर अपन रहे नहीं और स्वर्ग के समाचार पूछ रहे हैं, तो स्वर्ग जाने के लिए व्यक्ति खुद को अपनी जान देनी होगी, तो तपस्या तो खुद को करनी पड़ेगी। आप अपनी एक दिशा दशा तय कीजिए, सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़िए, किताबें ले आइए, उनमें स्वयं के नोट्स बनाइए, मार्गदर्शन लेते हो, कोचिंग ज्वाइन करते हो तो वो चीज़ आपको वहीं मिलती है। फिर आप ऑब्जेक्टिव पढ़िए और ओल्ड पेपर पढ़िए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब ओल्ड पेपर देखते नहीं, पता ही नहीं, ओल्ड पेपर नहीं है स्टूडेंट्स के पास, घूमते हैं जाकर पुस्तक भंडार के पर आश्रित रहते हैं, जबकि साइट में सारे ओल्ड पेपर दे रखे हैं। ओल्ड पेपर अंतिम उसकी की देख लीजिए कि पैटर्न ये रहेगा, जैसे हमारे आरपीसी का, हमारे भर्तियाँ मोस्टली सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की रहती है, अपने पास बैच जैसे ये रहते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की भर्ती आरपीसी ऑर्गेनाइज करवाती है। आरपीसी ने साइट पर सारे ओल्ड पेपर दे रखे हैं, आप पेपर निकालो। अब सिलेबस में देखो कि इस टॉपिक के कितने सवाल आए हैं, अब आप उस वेटेज से आगे पढ़िए। 4 ओल्ड पेपर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्राय पेपर कैसे पूछे जाते हैं। फिर आपकी असफलता का कोई कारण ही नहीं है, आपकी अगर दिशा सही है, आप अंधेरे में तीर मारोगे तो आपका तीर कौन सा लगेगा? निशाने पर लगेगा ही नहीं। आरपीसी हो या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड, मेरा उनसे कई बार मिलना जुलना होता रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो पेपर बनाते तो पिछले जो पेपर है वहाँ से ही जो पर्सन उठाते हैं, उनको ये टेंशन रहती है कि कहीं के नए पेपर कि लफड़ा हो जाए, कोर्ट में चला जाए, जो पुराने पेपर है वहाँ से ही पेपर उठा के वहाँ के सेप पड़े, ऐसे ही होता है। नहीं, ये इसमें 2 बातें हैं। ओल्ड पेपर में से कुछ सवाल रिपीट होते हैं और होने चाहिए, कारण वो उनका एक खाका है, उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं। उससे आप हटकर एकदम बाहर जाओगे ना तो स्टूडेंट के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए ओल्ड पेपर तो स्टूडेंट भी पढ़ता है, फिर वो नए सवाल भी देते हैं। हर पेपर में आपके 8-10 सवाल एकदम मौलिक होते हैं, 20 से 25 सवाल आपके, जैसे कि 150 के पेपर हैं, उसमें आपको पिछले 10 सालों के पेपर है उसमें से आप मिलेंगे, और बाकी वाले उसके जैसे मिलते हैं। ये तो केवल आरपीसी नहीं, आप यूपीएससी की भी यही पैटर्न है, एनटीए का भी यही है, एनटीए का भी यही है। जैसे कि एनटीए ने नेट एग्जाम करवाया, अभी जो एग्जाम हुए नेट के, हिंदी का पेपर हुआ, उस दिन मैंने फेसबुक पोस्ट डाली, मैंने कहा एनटीए ने सही नहीं किया। सही नहीं किया का मतलब पूरे राजस्थान में, जैसे कि हम हिंदी के लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, तो हम नेट का एक उनको पहले से कहते नेट का पैटर्न ही है, आप उस पैटर्न से चलोगे। अब एकदम आप आमूल चूल परिवर्तन कर दोगे और आप पहले कहोगे नहीं कि भाई हमारा पैटर्न अगला ये रहेगा, तो स्टूडेंट के साथ मार पड़ी, विशेष रूप से हमारे यहाँ के राजस्थान के लोगों के साथ। तो पैटर्न को फॉलो तो करना ही होता है आपको। अब पैटर्न फॉलो करोगे, उसमें आप थोड़ी बहुत मौलिकता हमेशा रखते ही हो, नए सवाल देते ही हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट ही होगा। बाकी दूसरा यूँ नहीं कि आप पुराने पैटर्न फॉलो कर रहे हो, पुराने पैटर्न फॉलो करने से होशियार लड़के नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें कुछ नवीनता रहती है। तो ये तो सही है, गलत नहीं है। बहुत से आपको तो ऐसे नहीं कहते उनके बच्चे हैं तो, लेकिन सरकारी स्कूलों में लोगों में ऐसी भावना चलती है, जैसे ऐसा ही है कि सरकारी स्कूलों में मार वैसे लिखा हुआ जो पुरानी पेपर बिना की जेब दे जिनसे भेज दे के 2000 पेपर तैयार है, ये ऐसे चलता है। ऐसा है, हमारा वर्ग थोड़ा बड़ा वर्ग है, शिक्षक वर्ग है, हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है, लेकिन बिना हमारे भी तो नहीं होना है। 5वीं पास करवाएंगे तो भी हम ही करवाएंगे, एमए की डिग्री देंगे तो भी हम ही देंगे, तो थोड़ा बहुत तो होता होगा। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन गई है, ये मौलिक पेपर बनाते हैं, बाकायदा मेहनत करते हैं। अब आप निकल जाना ऑन रोड स्कूल, आपको धूप में बच्चे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि ये इनके स्कूल में प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं, तो बाकायदा होते हैं। और अब ऐसा नहीं,
पहले राजीव गांधी वाले लगते थे तो लोग ऐसे सोचते थे कि भाई इन मास्टरों को जाता नहीं, अब फर्जी वाले लगे, वही वो दिक्कत। थोड़ा क्वालिटी से समझौता किया गया। अब फर्जी वाले की बात होगी, वो होशियार तो आए नहीं है, सब फर्जी वाले आए हुए भाई हैं। ये तो खैर आपकी बात सही है, इसमें आप भी सजग रहो, हम भी सजग रहते हैं, समाज सजग रहे, आम जन निगरानी रखे, सरकार निगरानी रखे, फिर पूरी ब्यूरोक्रेसी निगरानी रखे। फर्जी का तो कोई समर्थन नहीं करेगा। अगर जिस व्यक्ति ने मेहनत नहीं की है और किसी के हक पर डाका डाला है तो उसको तो भगवान ही माफ़ नहीं करेगा। तो बिल्कुल उसकी तो सभी निगरानी रखो, क्योंकि आपकी अगर नज़रों में कोई पापी है, आपकी नज़रों में दोषी है, तो फिर हल्के फुल्के दोषी अपन ही होंगे। नहीं, तो इसको तो सब बिल्कुल कोई कहीं की सब है, सब कोई को ऐसे 10वीं में जो क्लास का टॉपर स्टूडेंट है उसने भी 8वीं में 5वीं में कहीं की नकल की है, 12वीं में उसने भी कहीं की नकल की। अब वो भी ऐसा थोड़ा कि तुम एक अब नादानी में अगर कर भी ली है तो वो इतना घातक नहीं है। प्रतियोगी परीक्षा जहाँ आपका जीवन निर्माण का समय है, उसमें अगर कोई आदमी बैकडोर एंट्री करता है तो वो ठीक नहीं, उसका बिल्कुल ही समर्थन नहीं करते, उसको सिरे से खारिज करते हैं। और उसके लिए पूरी ब्यूरोक्रेसी है जो अगर अलर्ट रहे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर हम लोग अलर्ट रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी अलर्ट रहती है और सरकार का अच्छा नियंत्रण होता है तो ऐसे लोगों में एंट्री होगी नहीं। आप पेपर, सरकार अगर पेपर भी, माना कि आरपीसी एक संस्था है जो पारदर्शी तरीके से पेपर भी नहीं करवा पाती है, तो फिर तो ये विडम्बना है। नहीं, पारदर्शी परीक्षा जैसे अजमेर करवाती है, दिक्कत वो है कि 8वीं में जो 5वीं में हो या फिर 10वीं 12वीं का, मैं 5वीं तो छोड़ो 10वीं 12वीं में बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं स्कूल में पढ़ते, स्कूल को टॉप लाने दिया, अरे बंद कमरे में धीरे धीरे करवा दो, थोड़ा थोड़ा वो शॉर्ट तो करवा ही दोगे। नहीं तो उसका आगे नुकसान हो जाएगा। आगे क्या पेपर ले आएंगे, नौकरी लगनी है और तो नहीं। वही तो कह रहा हूँ ना, आप पेपर ला क्यों कैसे लेंगे, नहीं ला पाएंगे। इस सरकार देखो एक साल में कोई पेपर आउट की घटना हुई नहीं भाई। जब सरकार ने चाल लिया तो अब देख लीजिए पिछले एक साल में परीक्षा भी जो ये पशु परिचर की चल रही है, सीईटी की 2 एग्जाम हो गए, कोई पेपर आउट हुआ ही नहीं। अब देखो अब कहाँ गए वो सब दलाल, वो पेपर चोर, वो नकल माफिया कहाँ गए पारदर्शी तरीके से। आज अखबार मोटी खबर आई थी कि कानों के झुमके उतरवाए, ये वो सब सरकार गाइडलाइन है। आप एक 3 घंटे के लिए सरकार का सपोर्ट नहीं करोगे, करना पड़ेगा आपको, बॉडी का सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको संस्थाओं का सपोर्ट करना पड़ेगा। हम इसके समर्थक है, पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं, पहले मेहनत करने वाला ही आए बस। पहले क्या था, कांग्रेस के राज था, तो आपको मैं राजनीति और नहीं, कांग्रेस के राज तो बीजेपी वाले विपक्ष वाले मजबूत है, इसलिए वो कह देते थे यहाँ चोरी हुई है। कांग्रेस वाले की अभी तो धीरे पड़े हुए, इसलिए इनको पता नहीं चलता, चोरियाँ तो पहले होती, आज ही हो रही वही, क्योंकि बीसी बजा ले हमारे आदरणीय मित्र लेकिन वो कहेंगे तो वही पहले करवाते थे, आज वही करवाते हैं। आलोक जी वही करवाते, पेपर चोरी रुके कहाँ, दिक्कत नहीं। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, इसमें राजनीति को आप इतना दोषी नहीं मान सकते। नहीं, राजनीति नेता को नहीं कहता। हाँ, अशोक गहलोत, मेरी बात सुनिए, अशोक गहलोत जी ने कभी नहीं कहा कोई पेपर बेचना, हमारे हेमाराम जी मंत्री जी कभी नहीं कहेंगे आप पेपर बेचना, हाजोर में हुक जी रहे कभी नहीं कहा उन्होंने, भले आदमी बड़े अच्छे आदमी, कोई नहीं कहा पेपर बेचना। लेकिन विषय ये है कि पेपर आते कहाँ से समझ में नहीं आता। ये पेपर जैसे कि परीक्षा जो ऑर्गेनाइज करवाते हैं ना, वो तो एक संस्था करवाती है, बॉडी है, अधीनस्थ बोर्ड है, आरपीएससी है, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे रीट करवाती है, सेंट्रल में यूपीएससी है, एसएससी है, एनटीए है। तो इसमें राजनेता तो भाई वो आप पर जैसे उनका नियंत्रण रहेगा, कंट्रोल उनका रहेगा, वो आपको हिदायत दे देंगे, लेकिन करवाएगा कौन? ठेठ लास्ट तक तो हम हैं। परीक्षा कक्ष में ड्यूटी तो हमारे साथियों को लगेगी, वहाँ से लेकर एजेंसी जो एग्जाम करवाती है वहाँ तक सब अलर्ट हो जाए। और विशेष रूप से जिस जिले में एग्जाम है उसमें कलेक्टर और एसपी को आप उनको पूरा जिम्मेदारी दे दो ना, आप कि अगर जालोर है या बाड़मेर है या जैसलमेर है या सवाई माधोपुर है, जिस जिले में पेपर आउट की घटना होती है उसकी जिम्मेदारी आप तय कर दो पहले से कलेक्टर एसपी की। कलेक्टर एसपी आगे एसडीओ की कर देंगे, वो फिर प्रिंसिपल से कर देंगे, सेंटर सुप्रिटेंडेंट की जिम्मेदारी तय कर दो ना आप इतनी डील देते ही क्यों? फिर पेपर आउट की घटनाएं होगी नहीं। फिर अगर माना कि ऐसा हो जाता है, कमर तोड़ो आप नकल माफियों की, आप एग्जाम को डिसमिस करो, आप 2-3 बार ऐसे कीजिए। इसमें हो सकता है कई जो मेहनती लोगों के साथ अन्याय होगा, लेकिन जो लोग नकल माफिया है जो पेपर खरीदते उनकी कमर टूट जाएगी। और आप सीधा मुख्य सचिव से लेकर पूरे इस ब्यूरोक्रेसी को आप जिम्मेदारी सौंपिए, नहीं होगा पेपर आउट, होगा ही नहीं। ये एग्जाम का हो ही नहीं रहे, पक्ष बात नहीं है, हुआ ही नहीं। मैं कह होता ना, इनकी जरूरत नहीं पड़ती, सड़कों पर मिल जाते पेपर। एसआई की भर्ती में क्या हुआ? एसआई की भर्ती जो चल रही है बड़ी विवादों में, सबको पता है इनके साथ क्या हुआ। अब ये जांच का विषय जो भी है, लेकिन बड़ा गालमेल हुआ था
तो ऐसा इस साल भर में नहीं हुआ है। नहीं, पेपर में जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड के आलोक जी बहुत अच्छे आदमी है, या बदाल साहब भागसन जी बड़े अच्छे आदमी है, वो नहीं कहते कि आप पेपर प्रिंसिपल कभी अंदर अध्यक्ष कभी नहीं कि आप नकल करवाए, अंदर करवाते कौन है? जो फर्जी मास्टर लगे होते हैं या कोई वो होते हैं ना, वही करवाते हैं। अब थोड़ी बहुत गफलत तो कहीं न कहीं रहती है जी, कहीं न कहीं अपनी गफलत रह जाती है, अपन पूरा ध्यान नहीं दे पाते, तो उस दिन आपको जिम्मेदारी इसी बात की दी जाती है ना, आपको चौकस रहना होता है, अब सतर्क रहना होता है। अब तो ये सब सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, अब आने वाला टाइम हो सकता है पेपर भी ऑनलाइन मोड पर करवाया जा रहा है। कंप्यूटर एक होते हैं, ऑनलाइन कैसे कंप्यूटर देख होते थे पिछली बार ऐसा। अभी हाल ही में ये 3-4 दिन पहले आया है अखबार में, 100 कंप्यूटर पर पेपर करवाए हैं उन्होंने टैबलेट पर, तो वो हैक नहीं हुई। और साइबर पर तो पूरी मार पड़ी ना, देखो ना अभी साइबर अपराध पर तो जोरदार लगी हुई पूरी पूरी पुलिस, और ये राजस्थान पत्रिका ने इस बात को तो जोरदार तरीके से उठाया है। तो ये भी तो अब ये भी कम हो रहा है, ये अपराध भी कम हो जाएगा। सरकार, ब्यूरोक्रेसी और हम लोग, आप और हम चाह लेंगे उस दिन ये बीमारी खत्म हो जाएगी, मान के चलिए आप, ये खत्म। नीट का पेपर वायरल हुआ, केंद्र सरकार करवाती है। ये नीट का सुना तो जैसा आपने था हमने भी सुना है, लेकिन एनटीए की ओर से लास्ट में ये कहा गया कि ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई, तो इसमें अपन नहीं जाना चाहते। विज्ञान के गुरु कोटा वाले गुरु जी को जयपुर के अंदर पकड़े थे पारदर्शी है, ये तो सीधी बात, उनके पास पेपर था। हाँ, तो जहाँ आउट हुए हैं उन सेंटर्स पर जितने लोग थे ना, उनको उन्होंने हिरासत में लिया था। फिर परीक्षा भी आपको पता होगा 1500 लोगों की लगभग उन्होंने दोबारा करवाई थी, फिर मेरिट दोबारा बनी थी, तो सरकार ने एक्शन लिया ना, इस पर एक्शन लिया, और दोबारा मेरिट बनी तो काफ़ी हद तक ठीक हुआ। एक साथ में 720 नंबर लगभग 60-70 बच्चों के, जैसे रीट में हमारी टाइम पिछली बार मेरे एक बार हुआ नहीं था रीट में, तब 150 में से लगभग 148 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, गजब यार। अब इसको असंभव तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना सरल भी नहीं। इस बार जो सभी के 720 आए ना, तो उनका वो फॉर्मूला दूसरा था। वो एक सेंटर पर परीक्षा लेट शुरू हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, जो टाइम था, जो पेपर ले तो सभी के साथ ले लिए, पेपर दिए, बाद में जो सवाल छूट गए थे उन्होंने औसत निकाला कि माना कि 720 का पेपर है, जैसे 180 माना के सवाल आते हैं, तो उसमें स्टूडेंट से किए कितने सवाल हैं, उसका रेशियो निकाला। उसमें क्या, नीट में बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सवाल आते हैं, स्टूडेंट माना कि फिजिक्स के छोड़ दिए होंगे, तो उसको फायदा मिल गया उसका, बायो में वैसे उनके सही हो गए, फिजिक्स में जो सवाल उनसे हो नहीं रहे थे उसको फायदा मिल गया वो समय वाला, और औसत निकाल कर नंबर दे दिए। तो 720 तो बहुत सारे लोगों के ऐसे आए थे, दोबारा एग्जाम करवाए नहीं आए, वो जो टॉप में थे ना, वो 7 लड़के बाहर हो गए, दोबारा एग्जाम करवाए थे। तो ये हुआ भी था, और बाद में वो मार भी हुई, दोनों बातें हुई। मैंने एक बार दिलावर जी पूछा था ये नकलें होती कैसे, दिलावर जी पूछा, अब की बार मास्टरों से सलाह लेंगे कि नकलें होती है, आप स्कूल में कभी प्रिंसिपल रहते हो, ये भी देखते हो, नकल करवाता कैसा मास्टर स्कूल में, पहचान क्या है कि वो मास्टर नकल करवाता है, ऐसे सांस तो पता चली। टीचर्स नकल कहाँ करवाएंगे, आपका कहने का अर्थ है अगर एकेडमिक एजुकेशन तक कह रहे हो, जैसे कि 10वीं 12वीं तक नहीं होती, हाँ नहीं, कोई नहीं करवाता है, उससे क्या हित रहता है टीचर्स का। और स्टूडेंट अगर 89 बनाएगा कि 91 बनाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, कौन पूछेगा आगे, 91 को कौन पूछेगा, और 89 वाला कहाँ बाहर हो जाएंगे, बताइए। प्रतियोगी परीक्षाओं का ज़माना है, जब आपके सब ऑब्जेक्टिव आगे पेपर आएंगे, तो एकदम मामूल चूल आगे तो आपके दूसरा है, तो क्या करोगे आप, 95 बना लो, बताइए 97 बना लो, करोगे क्या बताओ। आगे तो आप परीक्षा देंगे, आप रीट भी आपने पास किया, आप थर्ड ग्रेड टीचर लगे हो जैसे, तो आपके 10वीं 12वीं परसेंटेज कहाँ काम है, बताइए। तो ये तो अगर ऐसा करते तो ये तो उनका भ्रम है एक तरह से, उसका कोई फायदा नहीं। आप 3 दिन खुश हो जाइए, मार्कशीट देख लीजिए, स्टेटस लगा लीजिए, 4 बधाइयाँ प्राप्त कर लीजिए, क्या करोगे, कोई फायदा नहीं। उल्टा उससे आपको आगे नुकसान होगा, क्योंकि आप पास मार्कशीट में आपका 6 अंक है और बाद में आपकी इतनी योग्यता नहीं है, तो आपको धोखा होगा। फिर आप या तो नीट की तैयारी करने जाओगे या यूपीएससी की तैयारी करोगे, तो आपकी इतनी योग्यता है नहीं, प्रश्न आपको बार बार आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जबकि आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, तो उल्टा उनका आप नुकसान कर रहे हैं। ऐसा करके नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, आप कह रहे सरकारी स्कूल में होती नहीं, हमारे बुरा मत मान रहे, गाँव वाले मिठड़ा स्कूल गाँव पड़ता है, पूरी स्कूल में पासबुक ही मिली थी, पूरी पिछली बोर्ड में ही, क्या बात करते हैं। फ्लाइंग गई, फ्लाइंग नहीं पकड़ा, बस यही फ्लाइंग गई ना, हाँ। फ्लाइंग गई, उसको पकड़ा और एग्जाम दोबारा हुए या फिर नहीं, कुछ नहीं हुआ, उन्होंने किसी नेताजी ने फोन कर दिया कि चलो ठीक है कि यहीं तक ठीक है, तक ठीक है। जांच तो हुई होगी, कोई जांच नहीं हुई, फ्लाइंग वाले को उनसे फोन करवा दिया, फिर रिजल्ट, हाँ एक दिन रिजल्ट दे से कि अगर हो भी गया ना, तो उन स्टूडेंट का आगे जीवन में कोई फायदा नहीं, मैं कह रहा हूँ। फायदा विषय में तो वो बर्बाद, स्वयं भी बर्बाद हुए और मोटा धोखा उन्होंने अपने परिवार पेरेंट्स के साथ भी किया। मैं धोखा नहीं है, बुरा मत मान रहा, लेकिन फायदा ये है जैसे 99% है, तो
कोटा ऐलान जाएगा तो वहाँ फीस फ्री है, जिसके कोई फ्री नहीं करता है। हाई लेवल के परसेंटेज मांगते हैं, जिनके 95 से श्रवण जी बोस के वहाँ जाते हैं 95 से ज़्यादा जाते हैं तो जिनकी फीस फ्री है, 90 से प्लस है जिनके 10th के अंदर जिसकी फीस फ्री है। चलो ठीक है, आपकी बात मान ली, उनकी फीस फ्री है। ठीक है, भारत सरकार की डाक विभाग की भर्ती आती है, परसेंटेज नौकरी तो मिलेगी नहीं मिलेगी। डाक विभाग वाली है, डाक विभाग वाली भर्ती में ऐसा होता है। तो मेरी तो सलाह यही है कि डाक विभाग से भी आप परसेंटेज बेस पर भर्ती के बजाय अब जो पैटर्न है पूरे बाकी विभागों का, आप उसको फॉलो कीजिए। ये परसेंटेज बेस आप छोड़िए। अगर ये बात मीडिया के माध्यम से अगर वहाँ तक पहुँचती है तो मैं ये पहुँचाना चाहूँगा कि आप 10वीं 12वीं के परसेंटेज बेस पर जो डाक विभाग भर्ती है उसको बंद कीजिए। फिर परसेंटेज पर ये एक तरह से उनकी कमर टूट जाएगी। मेहनत के परसेंटेज है, स्टूडेंट का हौसला अफजाई करेंगे, और ठगी से परसेंटेज है, स्टूडेंट के साथ धोखा होगा। माना कि आपने जैसे कि नीट की तैयारी की बात की, एलन वाले हो सकता है कि उनको फीस में छूट देंगे, लेकिन उनका समय कौन वापस ला कर देगा? 1 साल निकाल दिया, उनका चयन नहीं हुआ, 2 साल निकल गए, चयन नहीं हुआ। अब बताइए वो स्टूडेंट क्या काम करा? उनके परसेंटेज काम आए कहीं? हो सकता है आपने आर्थिक कहीं फ़ायदा ले लिया हो, लेकिन करियर निर्माण नहीं हुआ। बजाय आपकी मेहनत से 91% होते ना, तो भी आप हो सकता पैसा आपने इधर अरेंज किया हो, आपका चयन हो जाता। और वैसे बड़ी वो इंस्टीट्यूट वाले एग्जाम करवाते हैं, एग्जाम बेस पर वो फीस में फ़ायदा देते हैं। विदेश ले जाते हैं ज़्यादा परसेंटेज वालों को, तो टूरिस्ट करवाते हैं सरकार। टूर से कर लिया, हाँ, विदेश छात्रवृत्ति मिलती है हाँ, तो वो टूर करके आ जाओ, चलो घूम लिया, लेकिन करियर निर्माण वहाँ पर भी नहीं हुआ। नहीं, जैसे इसके 99% या 95% वो यहाँ से जाएगा, फिर बाहर जाएंगे, सरकार उनको छात्रवृत्ति देगा। बात और भी है, देख लीजिए, आप नकल से 99 नहीं बना सकते। हाँ, नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना? साहब 40 बन गए पिछली बार। नकल से नहीं है, आप किताबें दे दीजिए, नहीं कर पाएगा। नमक पानी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें यूँ नहीं है कि आपने 99 नकल से, ऐसा संभव ही नहीं है जी, संभव ही नहीं है, संभव नहीं है, ऐसा वो होता ही नहीं है। सही, आप पिछली बार के कोई जैसे कमला चौधरी, हमारा आदरणीय कमला जी टॉप आए, कमला जी को बैठा दो कि पिछली बार उनके 138 थे, इस बार बैठा दो कि रीट में 150, तो वैसे लिखेंगे, क्या दिक्कत? तो बैठा दीजिए, क्या दिक्कत? नकल में वो कैसे जाएगा? प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ा है, इसमें अगर आपको कोई मिल जाता है ना, इसमें आप स्कोर कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक विवरणात्मक में आप नहीं कर सकते। वहाँ आप कितनी नकल करोगे? आपके पास टाइम तो 3 घंटे रहेगा ना, 3 घंटे में आप कितने टिप? 2 जने करते हैं, दिक्कत क्या? ऐसे मैंने तो सरकारी स्कूल में ऐसे भी देखी, 2 लोग करते हैं हमारे बाड़मेर में। नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। मानना तो पड़ेगा, ऐसे करते कि नहीं करते? फलाई अब की बार कभी मेरा यहाँ रानीगांव वाले सर देखे, कमल सिंह जी देखे थे, कभी फ्लाइंग में ड्यूटी लगाओ तो अब की बार सर की लगवाना। अभी जाना अब की बार स्कूलों में, इसको वहाँ जाना फ्लाइंग की तौर पे, फिर देखना। तो जाएंगे तो भी हमारा तो सभी से आग्रह यही है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवाइए। आप अगर स्टूडेंट के हितैषी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा नाम रोशन करे विद्यालय का, परिवार का, और गुरुजी सोचे कि मेरा, तो बच्चे को आप स्वतंत्र रूप से अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करने दीजिए। आप उनको 1 साल बढ़िया से पढ़ा दीजिए, 1 साल जितना आपको पढ़ाना पढ़ा दीजिए, और परीक्षा कक्ष में आप उनको छोड़ दीजिए ताकि वो अपने मौलिक विचारों को प्रस्तुत कर सके। वो अब उनके हो सकता है कि वो 85 बनेगा, हो सकता है 95 बनेगा, वो बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। बजाय अगर वहाँ आपने उसका सहारा दे दिया तो आपके साथ न्याय नहीं हो पाएगा, ना आप अपने साथ कर पाओगे, बच्चा तो वैसे कर नहीं पाएगी। तो मेरी सबसे सलाह यही है, आप ऐसा करो ही मत। वो परीक्षा बच्चे की नहीं है, उनकी मास्टरों की भी तो परीक्षा साथ में ही है। तो ये कुछ इसमें खामियां हैं, ये 12th और 10th में नहीं है, इससे पहले अगर हो तो इसमें कुछ खामियां हैं। ये हमारी शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं। वो है कि आप 8वीं तक बच्चे को फेल नहीं कर रहे। अब ये भी तो तय है कि जब सभी बच्चे पास हो रहे हैं 8वीं तक, परसेंटेज आपके कोई मायने नहीं रखेंगे, तो आपने होशियार स्टूडेंट के साथ कमज़ोर को भी ले लिया है। क्योंकि आप लाख प्रयास करोगे, हाथों की 5 उंगलियां जब बराबर नहीं है, तो एक कक्षा में 50 विद्यार्थी, 50 के 50 बराबर नहीं होंगे, उसमें 19-20 रहेगा। आप प्रयास कीजिए 50-50 को टॉप करवाने का, लेकिन उसमें कुछ रहेंगे तो आप फिर उनको भी सभी के साथ पास कर दोगे, तो फिर आगे वो क्या करेंगे बताइए आप? तो ये तो है, ये तो एक खामी है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं आपको देखता हूँ पिछले आप 10 साल से, कब से मैं देख रहा हूँ, पढ़ा रहे हो, इसमें अगर मारवाड़ बदनाम है तो एक चीज़ के लिए बदनाम है, वो है नकल के लिए। इसको रोकना है तो कैसे रोका जाए? मारवाड़ नकल के लिए बदनाम है ही नहीं, ये हम लोगों को तो बदनाम कर दिया गया है। पिछले 4-5 साल तो हमारे यहाँ सेंटर भी नहीं है। अब कल पशु परिचय परीक्षा थी, बेचारों को बीकानेर सेंटर में, जोधपुर सेंटर। क्या जोधपुर और बीकानेर में आपको क्या लगता है कि अजमेर, इससे पहले CET का अजमेर था,
तो क्या वहाँ तो सब ठीक है, सही है? ये तो गलत है। हमारे यहाँ तो उजागर ज़्यादा किया था यूँ। आप आज से जैसे 20 साल पहले मेरे को प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़े हुए करीब 20-22 साल हो गए। तो एक ज़माने में जैसे हमारे मेंस देते थे, उस समय अखबार में काफ़ी बड़ी खबर आई थी, उसमें धौलपुर के सवाई माधोपुर के नाम आए थे। उन लोगों ने दबा दिया और हम लोगों को यहाँ उजागर कर दिया है, जबकि अपने यहाँ तो बड़े लोग हैं बेचारे, एक बात होती नहीं उसको भी उछाल देते हैं। काहे की होती नकल, कहाँ होती है, कहाँ हुई या नकल बताइए? बाड़मेर, आप मेरे को बाड़मेर गर्ल्स कॉलेज या पीजी कॉलेज, हाई स्कूल, गांधी चौक, इनमें एक भी केस बता दो कि ये यहाँ पेपर आउट हुआ है, कि यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ, एक भी बता दो आप। मैं कह रहा हूँ ये तो मैंने 4 सेंटर के नाम बाड़मेर में नहीं होती, बाड़मेर वाले करते हैं ना। बिल्कुल नहीं करते, कहाँ करते हैं? हम लोग तो मेहनत करते हैं जी, मेहनत करते हैं। पिछले रीट में जैसे 3rd ग्रेड जो चयन हुआ है, तो इसमें राजस्थान में टॉप में हम रहे, जबकि हमारे यहाँ तो सेंटर भी नहीं था। वो कैसे हुई बताइए, वो कैसे हुई? पिछले कॉलेज लेक्चर में हिंदी में बाड़मेर के 10 जनों का चयन हुआ है, 66 पोस्टें थी, 10 अपने यहाँ हो गए। अब बताइए, हमारा तो सेंटर जयपुर था। 10 की भी दोबारा चेक की उनके एक बार वापस, कॉलेज वालों की नहीं। अब जो ये 1st ग्रेड भर्ती हुई थी, इसमें टॉप में राजस्थान एक तरफ, फिर बाड़मेर एक तरफ, टॉप 100 में सभी की वहाँ चेक हुई थी। पूछा आरपीसी वालों ने, तब तो सब हो रहा है, आप इतने लोग कैसे? तो उन्होंने कहा पढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा कि पढ़ते तो सभी है, तो इन्होंने कहा हमारे जितने नहीं पढ़ते हैं, हम लोग बाद में चाहते हैं तो हम पढ़ रहे हैं। IAS में आलिम चयन हुआ है, ये मोहन जी का हुआ है, तो ये कैसे हुआ चयन? अपने यहाँ स्टेमिना है, अपने यहाँ कैलिबर है, अपने यहाँ पढ़ने की योग्यता है, अवसर नहीं मिले थे हम लोग। बस ये अपने कमी रही कि हम बॉर्डर इलाके पर आते हैं, अवसर, अब अवसर मिला है तब हम बुनाएंगे, बाकी को अपनी योग्यता स्वीकार करनी पड़ेगी। बाड़मेर वालों की स्वीकार, हम जितने पढ़ते हैं हम मेहनत को उतने नहीं करते, हम लेते क्या है, हम अभाव में पढ़ते हैं। हम कोई सुविधा के मोहताज नहीं है, जैसा रूम मिल गया वैसा ठीक है, लाइट है तो ठीक है, नहीं है तो चलेगा, भोजन आपने एक टाइम कर लिया चलो ठीक है, जब मिलेगा जब करोगे ठीक है। आप बस एक ही आप पढ़ रहे हो, इसलिए सिलेक्शन हो रहे हैं हम। प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोगों ने लोहा मनवाया है, बाड़मेर के लोगों ने, मारवाड़ के लोगों ने, तो नकल नहीं, हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं। और इसको पूरे राजस्थान को इस बात को स्वीकारना होगा कि बाड़मेर वाले आज के टाइम कितना पढ़ रहे हैं। हमारे जुनून देखिए, अगर नहीं पढ़ते ना तो फिर नकल के खिलाफ आंदोलन भी पता होगा आपको, बाड़मेर से शुरू हुआ था। नकल जो हुई थी, पेपर आउट हुआ था पिछले 2nd ग्रेड भर्ती का, इसका आंदोलन सबसे पहले हम बाड़मेर वालों ने किया। कारण हम लोग केवल मेहनत पर भरोसा रखते, तो ये हम लोग को बदनाम किया जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और इससे आगे सरकार से भी मेरी ये गुजारिश रहेगी और आरपीसी अधीनस्थ बोर्ड से भी मेरी गुजारिश रहेगी, बाड़मेर के स्टूडेंट्स का आप बोर्ड जो ये परीक्षा का सेंटर होता है ना, ये बाड़मेर में दीजिए आप, और आप एग्ज़ाम पारदर्शी तरीके से करवाइए। हमारे स्टूडेंट्स को आप भटकने को मजबूर मत कीजिए। अब जो परसों गए बेचारे बच्चे, पूरे रात दिन वो भटके मारे हैं, बसों में जगह नहीं थी, ट्रेन में गए हैं, भटकते गए। एक अपने रूम से निकल कर सीधा सेंटर पर गया है, एक अपने बाड़मेर से यहाँ से गया, तो दोनों में अंतर तो ही 4 सवाल पर अगर डिफरेंस रह गया ना, तो 4 सवाल तो हमें नुकसान हुआ ना, इतना तो परेशान हो गई और सफ़र में ना। नहीं, आप सेंटर भी यहाँ दीजिए, एग्ज़ाम आपको जितनी सख्ती से करवाना उतना करवा दीजिए। आप स्टाफ बदल दीजिए, आपको ऐसा लग रहा है तो सेंटर सुप्रिटेंडेंट आपको जैसे लगाना वैसे लगा दीजिए। आप प्रत्येक सेंटर पर RS अधिकारी लगा दीजिए, CCTV कैमरा कर दीजिए, लेकिन हमारे स्टूडेंट का सेंटर यहाँ रखवा। फिर आप देख लीजिए फिर मेहनत से कैसे निकलते, फिर आपको मानना पड़ेगा बाड़मेर के लोग मेहनत करते हैं। इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं, नहीं करें, लेकिन हम लोग इसकी बात को जरूर स्वीकार करें। बाड़मेर में 4-5 कोचिंग संस्थानों ने बहुत बढ़िया मेहनत करवाते, जिस वजह से बाड़मेर टॉप रहता है। ऐसी राजस्थान भी लोग मानते हैं कि बाड़मेर में 4-5 संस्थान है, जिसमें भास्कर का नाम है, या भी 2-4 और संस्थान का नाम है, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करवाते हैं। ये विधानसभा में एक बार आप बोला था किसी ने, अच्छी मेहनत करवाते हैं आपने। हाँ, तो इसमें है, ये बिल्कुल सही है। बाकी वाले कोचिंग्स और बाड़मेर कोचिंग्स में अंतर बताऊँ मैं आपको, मैं ये नहीं कि मैं या मार्गदर्शक और बता रहा हूँ, नहीं, आप इसका स्वतंत्र रूप से अवलोकन कीजिए। हम 4 या 6 महीने का कोई पैकेज नहीं लेते। हम ऐसा नहीं है कि 6 महीने आपको पढ़ाएंगे फ्री, नहीं। हम लोगों का जो शेड्यूल रहता है वो हम 1 साल, 14 महीने, 15 महीने हम इतने पढ़ाते हैं। आप बाड़मेर के किसी संस्थान से निकले स्टूडेंट से पूछ लीजिए और उनको ये पूछिए कि आप यहाँ कब से आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 महीने नहीं, 7-8 महीने से या साल भर आ रहे हैं, उनको पूछिए, आपको मूल्यांकन कर देगा। हम उस हिसाब से नहीं पढ़ाते कि हमने पैसे कमा लिए, रेस्टोरेंट को ले लिया अब इस बैच को फ्री कर नहीं, हम जैसे स्वयं हम लोगों ने मेहनत की है,
और अपने एक रूम में रहकर कैसे पढ़ते हैं, हम वैसा पढ़ाते हैं। इसका कारण है कि अधिकांश जो स्टूडेंट्स है वो हमारी ही पृष्ठभूमि के। यहाँ जैसे आप देखिए आज के समय गर्ल्स बाड़मेर में बॉयज़ के बराबर तैयारी कर रही है, तो इनके गांव में अधिकांश लोग गांव में रहते हैं, तो उनके घर परिवार वाले छोटे बच्चों को रखते हैं, फिर वो शहर में अपनी बच्ची को अपनी बहू को भेजते हैं। तो वो हम केवल स्टूडेंट नहीं, उनके पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं कि वो कितने जैसे संघर्ष करके, कितने अभाव में जीकर, कितनी परेशानियों का सामना करके स्टूडेंट के यहाँ भेजते हैं, और वो हम लोगों को भगवान मानकर भेजते हैं। अब अगर हम लोग यूँ बड़े बड़े शहरों की तरह यूँ कोचिंग करवा दें, मोटी मोटी बातें कर दें, यथार्थ तो नहीं पढ़े, तो फिर न उनके साथ न्याय है न हमारे साथ है, फिर हमारा कौन से सैलो नहीं करते। इसलिए हम क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, और फिर इसमें थोड़ा ऐसा भी रहता है कि इतनी मेहनत में जो टिक जाएगा ना उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये तो है, ये बाड़मेर वाले करते हैं, सभी करते हैं। बाड़मेर के बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, पढ़ने वाले। हाँ, पढ़ने वाले मेहनत। इसका कारण यही है कि हम थोड़े से अभाव में जिए हैं पहले, अब नहीं है पहले। तो हमारी जो पृष्ठभूमि है वो है, हमारा जो यहाँ का क्लाइमेट है, जियोग्राफिकल देख लीजिए, हमारा ये अपना आप में ही चैलेंज है ये। जब पारा 50 डिग्री जाएगा तो केवल बाड़मेर वाले जिंदा रह पाएंगे, जब पारा आपके -डिग्री जाएगा तब भी हम लोग हैं जो हंसते मुस्कुराते मिलेंगे। बस यही हमारा डोज यही है, देख लीजिए आप ही। बाड़मेर के बच्चे बड़े हैं मजबूत। सुबह 4 बजे जब कभी मैं निकलता हूँ, सुबह 4 बजे यहाँ कोचिंगों में आते हैं, रात को 10 साढ़े 10 बजे जाते थे, रात को 10:30 बजे छुट्टी होती। कोचिंग बहुत से ऐसे करते और हंसते हुए आएंगे, रास्ते हुए जाएंगे, मस्त हो गए जाएंगे। इसका कारण है कि हम लोग कभी सोचते नहीं ऐसा ही हो, बस हमें करना है या नहीं करना है, बस यही जुनून है अपना ही। और इसी का परिणाम है कि कोई भी भर्ती आएगी, उठाकर देख लीजिए, उसमें हम लोग टॉप है। वर्तमान हमारा है। बाड़मेर में संस्थानें बनने के बाद में पहले जयपुर में होती, बरकत नगर वगैरह, श्याम नगर, महेश नगर की गलियाँ पूरी जयपुर में भरी हुई थी। आजकल वो बाड़मेर में कोचिंग बनने के बाद में वो सारी गलियाँ, दुकानें सब बंद होगी, सब कोचिंग अब बंद होगी, कोरोना के बाद पता नहीं कहीं गए सब। ऐसा क्यों? तो बाकी कोचिंग जैसे आप क्या कह रहे हो, यहाँ के कोचिंग बनने के बाद में सारी कोचिंग, वहाँ जयपुर वाली सब कोचिंग बंद हो गई, बाड़मेर बनने के बाद लोग यहाँ आने लगे। अब देखो, बंद का तो नहीं कह सकते उनका, लेकिन स्टूडेंट्स ने तुलना की है। मेरा जैसे बाड़मेर में हम सभी कोचिंग वाले आपस में मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है, तो हम प्राय एक दूसरे यही बातचीत करते हैं, भाई अपना कंपटीशन है राजस्थान से, अगर अपनी ईमानदारी से यहाँ स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करेंगे तो स्टूडेंट को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे सब्जेक्ट में, हिंदी सब्जेक्ट में पिछले स्कूल लेक्चर की जो भर्ती थी, उसमें परिणाम आए, उसमें 13-14 अपने यहाँ की बच्चियों का चयन हुआ। अब आप देखिए कि वो बच्चियाँ जयपुर जाकर तैयारी कर पाती क्या? नहीं, हम लोगों ने उनको यहाँ मार्गदर्शन किया। अब 13-14 बच्चियों का हिंदी से, जैसे एक विषय से बॉयज अलग है, तो उन्होंने 2-2 घर को रोशन किया। तो हम सभी जो आपस में मिलते हैं यही बातचीत करते हैं कि हम यहाँ इतना उनको प्रोवाइड करवा दें और कम शुल्क में उसको मैक्सिमम दे दें, ताकि स्टूडेंट को जोधपुर जयपुर जाना ही नहीं पड़े। तो पढ़ने वाले हमारे यहाँ थे और वहाँ कोचिंग में जा रहे थे, अब उन्होंने जाना बंद कर दिया, इसलिए हो सकता है उनकी थोड़ी कम हुई होगी संख्या। और ये यहाँ तो सब भरी हुई कोचिंग। बाड़मेर में केवल बाड़मेर के बच्चे नहीं आ रहे। मैं एक दिन कहीं इंटरव्यू के नीचे लोग कमेंट्स कर रहे थे, बच्ची ने कमेंट किया, बूंदी की लड़की है, उसने कमेंट किया कि हिंदी का लेक्चरर बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है, राम जी के बाद चले जाइए, बन जाओगे, आसान काम है, बाड़मेर चले जाइए। अभी इस संस्थान में वर्तमान में अगर आप चलते बैच में आते तो आपको परिचय हो जाता 7-8 जिलों के स्टूडेंट अपने पास में आज हाड़ौती बूंदी की, वहाँ तो शिक्षा की नगरी, फिर वो मेरे बाड़मेर हो जाएगा सिलेक्शन। अपने पास में जैसे अलवर के स्टूडेंट हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ स्टूडेंट अपने रेगुलर बैच में, जालोर, सांचौर ये भरा पड़ा है पूरा, जैसलमेर के हैं, जोधपुर के हैं, फड़ौदी के हैं, ये स्टूडेंट अपने पास में है यहाँ। उनको लैंग्वेज में थोड़े दिन यूँ रहता है, उसके बाद पूरे ढल जाते हैं वो यूँ, और अपने नहीं और भी है। तो इसका कारण है कि अब हम बाड़मेर के होने से क्या हुआ, अगर हम माना कि जयपुर चले जाते तो फिर हम कोई जयपुर के नहीं होते तो बाड़मेर वाला ही नहीं। तो बाड़मेर का कोई अगर पढ़ाने वाला ढंग का आदमी है, जयपुर जाने के बजाय बाड़मेर पढ़ा रहे हैं, तो जयपुर वालों के आना पड़ेगा। और आ रहे हैं केवल पढ़ाई के पीछे, हमारी मेहनत के पीछे आ रहे हैं। हम लोग मेहनत में समझौता नहीं करते हैं, बस कंटेंट और उनको अच्छे से देते हैं, और उसी का परिणाम है कि बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो हाँ, ऐसी बात लोग मानते भी है। जैसे राघव प्रकाश ने पढ़ाना बंद करने के बाद में अभी रामाराम जी ही हिंदी पढ़ाते हैं, ऐसे लोग मानते हैं, इस बात को हम भी स्वीकार। ऐसा तो अब ये तो चलो आपको धन्यवाद। राघव प्रकाश जी तो भाई हमारे सब्जेक्ट में लीजेंड है। अब वो बंद हो गए, पढ़ाते नहीं। डॉक्टर राघव प्रकाश को मैं आदर्श मानता हूँ, और उनसे मेरी 1-2 बार बात भी हुई, और वो तो है अपनी जगह। अब तो उन्होंने जैसे हम लोगों ने RS
के एग्जाम दिए तो जो हिंदी व्याकरण में राघव प्रकाश की व्याकरण पढ़ी हम लोगों ने। अब हो सकता हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं, गुरु कामता प्रसाद बहुत सारी पढ़ रहे थे। अब तो थोड़ा दायरा बढ़ गया हमारा और हम भी यहाँ बेहतर कर रहे हैं। और हमारा जो कंपटीशन है वो राजस्थान में, राजस्थान का अगर कोई टॉप करना चाहें, जैसे कोई टॉप का अपने आप को मानता है, तो हमारा कंपटीशन उनसे है और हम उनसे 21 करना चाहते हैं। हम हमारी ओर से हम उनसे 21 करना चाहते, तभी बाड़मेर के स्टूडेंट यहाँ रुकेगा। नहीं तो स्टूडेंट के हम कुछ नहीं लगते। स्टूडेंट तभी रुकेगा जब हम उनको बेहतर परिणाम देंगे और बेहतर कंटेंट देंगे तो रुकेगा, नहीं तो वो ऑनलाइन ले लेगा। आज के टाइम तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी। जब मेरे पास पढ़ेगा तभी पढ़ पाएगा, जब मैं उस ऑनलाइन वाले से जो अपने आप को राजस्थान को अपने आप को सुपर मानता है उससे मैं बेहतर दूंगा तभी पढ़ेगा मेरे पास, नहीं तो कौन पढ़ेगा। कंपटीशन रहा ही काम तो राम हिंदी के एक ही टीचर है और राजस्थान में ऐसा पर्सनल को हिंदी का नहीं करवाता आजकल, किसी का रहा ही नहीं। अब ऐसा तो हमारी ओर से हम बेहतर कर रही है। नहीं, इसके लिए मैं ये मान रहा हूँ कि मैं बेहतर कर रहा हूँ। कई बच्चों के लिए, बच्चे देखेंगे उनके लिए एक बार आप कह दीजिए आपकी ओर से कुछ विचार। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन विशेष रूप से हिंदी विषय से कर रहे हैं, तो उनसे मेरा यही आग्रह है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक आपके बहुत सारा सिलेबस कॉमन है। एक बार की आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या थर्ड ग्रेड कोई भी है जो लग जाइए, उसके बाद आपको रुकना नहीं है। मैं हमारे यहाँ जैसे पढ़ाते स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आईएएस में भी अगर आप तैयारी करोगे हिंदी सब्जेक्ट में, हमारे यहाँ पढ़ने के बाद आप केवल विकास दिव्य कीर्ति जी से मार्गदर्शन ले लीजिएगा, बस कंटेंट आपके काम आ जाएगा और समझा आपको हल्का सा वो देंगे। इसलिए एक तो आप हमारे विषय में अगर एक बार हाथ डाल दिया है तो आप उसको छोड़ना मत। निरंतरता और अनुशासन दो ऐसी चीज़ है जो आपको सिरमौर बना देगी। तो जिसने स्टूडेंट्स ने हमारे विषय से अदर भी सही है, लेकिन मैं मेरे जैसे विषय की बात करूँ, पढ़ाई शुरू कर दी है, अब आपको विचलित होने की ज़रूरत है ही नहीं। 100% सफलता मिलेगी, आज मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी। आप एक न एक दिन ये आकर मुझे कहोगे सर मैं हिंदी विषय से व्याख्याता बन गया हूँ, सहायक आचार्य बन गया हूँ और आगे भी मैं हिंदी विषय से पढ़ाई। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स से ये आह्वान है कि आपके अगर ग्रेजुएशन में और एमए में हिंदी विषय है तो आपका करियर हिंदी विषय 100% बन जाएगा। बस निरंतरता बहुत ज़रूरी है। मौलिक किताबें पढ़िए, आप मार्गदर्शन लीजिए, क्या पढ़ना कैसे पढ़ना। ज़रूर नहीं कि आप हमारे कोचिंग से जुड़े, कोई ज़रूर नहीं। आप हमसे यूँ ही चर्चा कर सकते हैं, आप हमसे यूँ ही मार्गदर्शन ले सकते हैं। हम आपको बाकायदा बता देंगे ये किताबें इतने टाइम तक इस हिसाब से आप पढ़ लीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे भाग्यश्री नीचे कमेंट्स में लिख रही थी, उन्होंने कह रही थी रामाराम जी सर से हमारे ओर से कह देना कि कहीं ऑनलाइन सिस्टम शुरू करो। हम लोग क्या लड़कियां सर्दियों में आ नहीं सकते, घर का काम भी है, शादीशुदा भी है, कई काम ऐसे भी है तो कर नहीं सकते कि रामाराम जी बोलो हमारे घर तक कैसे पहुंच सकते हैं ये बताओ, या तो फिर धोरमीड़ा में एक ब्रांच शुरू कर लिया जाए ताकि अति शीघ्र ताकि हम लोग अति शीघ्र। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जैसे पढ़कर आगे लग गए और वो कोई लेक्चर बन गए, कोई सेकंड ग्रेड बन गए, उनको आगे सहायक आचार्य तैयारी करनी है, तो वो हमें कह रहे हैं सर अब हम तो स्कूलों में लग गए और आपसे प्रत्यक्ष जुड़ नहीं सकते, तो उनके आदेशानुसार ही अब मेरे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आना है तो हम अति शीघ्र आएंगे और जितना हो सका हम मार्गदर्शन करेंगे। अब हमें क्या चाहिए बताओ आप ही, हम नौकरी लग गए, 17-18 साल सर्विस हो गई, इतने सारे लोगों को लगा दिया है, तो अब और ज़्यादा हम लोग समर्पण भाव से स्टूडेंट्स के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। ज़रूर करेंगे इसे।